अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आप लोगों ने जो ट्रायल के मुतल्लिक पढ़ा या सुना, उसके मुताबिक ट्रायल का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, और ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ट्रायल का पर्पज़ ये है कि जिसने इल्ज़ाम लगाया या जो डिफेंस कर रहा है, उन दोनों के अंदर से एक पार्टी के हक़ में फ़ैसला देना। मतलब कि अगर प्रोसिक्यूशन एलिगेट कर रही है एक्यूज के ख़िलाफ़ या ज़्यादा मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, तो प्रोसिक्यूशन ने क्या उसके ख़िलाफ़ वो एलिगेशन साबित कर दिए हैं। अगर तो ऐसा ही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी रिलायबल कन्विंसिंग एविडेंस के थ्रू वो इल्ज़ामात साबित कर दिए, तो उस सूरत में जो जजमेंट है वो कन्विक्शन की आएगी। और अगर प्रोसिक्यूशन उसको बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट प्रूव करने में नाकाम हो गई, तो उस सूरत के अंदर जो जजमेंट है वो एक्विटल की आएगी। सो देयर इज़ नो थर्ड वे ऑफ एनी क्रिमिनल केस, या एक्विटल होना है या जो है कन्विक्शन होनी है। और यही बात जिस वक्त हम लोगों ने कॉग्निजेंस स्टार्ट की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कॉग्निजेंस है ही ये कि कोर्ट ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है टू डिटरमिन द इनोसेंस और द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। तो अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो है हर केस के अंदर एक पार्टी झूठी और एक सच्ची निकलती है? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ के इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो प्रोसिक्यूशन है दैट हैज़ टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट मीन कि उसके अंदर कोई ऐसी मिस्ट्री ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल डेंट ना हो, या उसके अंदर ऐसा कोई लक्यूना ना हो जो कि एक्यूज्ड को उस ऑफेंस के साथ या उसकी कमीशन के साथ कनेक्ट ना कर रहा हो। विच अदरवाइज मीन कि अगर कोई मटेरियल डेंट या डाउट होगा तो बेनिफिट शैल गो इन द फेवर ऑफ द एक्यूज। सो अगर तो किसी केस के अंदर जो है वो एक्विटल सिर्फ इस बुनियाद पे हो रहा है कि एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक फेवरेबल जजमेंट है एक्यूज के हक के अंदर। वो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली और कुछ भी नहीं ले सकता सिवाय इसके कि वो ऑनरेबली इक्विट हो गया उस केस के अंदर से। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस लीड की, और लीड करने के बाद प्रोसिक्यूशन के जो एलिगेशंस हैं वो कोर्ट समझती है कि उनके अंदर बिल्कुल दमखम नहीं था, बल्कि वो ना सिर्फ दमखम नहीं था बल्कि वो फॉल्स एविडेंस भी थी, वो फ्रिवलेस थी, वो वेक्सेशियस थी। और अगर ये साबित हो जाए जजमेंट के वक्त और कोर्ट ऐसी ऑब्जर्वेशन दे देती है, तो इस सूरत के अंदर जो कोर्ट है उसको 250 सीआरपीसी के तहत लेजिस्लेचर ने ये एम्पावर किया कि अगर आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इतने लेंथी ट्रायल के बाद अगर ये एलिगेशंस फॉल्स फ्रिवलेस थे, तो फिर उस सूरत के अंदर आपको 250 की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, और आप जो है जिस शख्स ने एलिगेशन ऐसा लगाया था आप उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करें, और उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करके जिन मुल्ज़म या मुल्ज़मान जितने भी हैं उन सबको मॉनिटरी बेनिफिट दें इन शेप ऑफ द कंपनसेशन। अब इसका जो सिविल साइड के अंदर भी आप अगर देखेंगे क्रॉस रेफरेंस के तौर पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी स्पेशल कॉस्ट आपको जो सेक्शन 35 है या 35A है या शायद 95 CPC है, उसके अंदर भी आपको स्पेशल कॉस्ट मिलती हैं जो कंपनसेटरी इन नेचर है, जिसके अंदर जो विनिंग पार्टी है उसको जो है कंपनसेट किया जाता है फ्रॉम दी लूजिंग पार्टी। सेम इज़ दी सिनेरियो हेयर कि यहाँ पे कोर्ट ये समझती है कि ये फॉल्स वेक्सेशियस एलिगेशंस थे, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है ट्रायल कंक्लूड करते हुए ये होल्ड करेगी कि ये एलिगेशंस फॉल्स फ्रिवलेस थे, और उस सूरत के अंदर 250 की प्रोसीडिंग जो है वो अमल में लाएगी। अगर आप में से जो प्रैक्टिकल काम करते हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको ये भी पता होगा कि कई सूट सिविल नेचर के मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी
लाए जाते हैं। वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन भी यही चीज़ है, लेकिन वो चूँकि सिविल रेमेडी है और उसके अंदर जो है लिमिट कोई नहीं है पैसे मांगने की या कोर्ट से रिक्वेस्ट करने की कि उसका एक्चुअल डैमेज उस क्रिमिनल लिटिगेशन की वजह से हुआ कितना है। तो इस वजह से उस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आके कोर्ट फीस भर के अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट, तो वहाँ पे जो भी एग्रीव्ड बंदा है वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की बुनियाद के ऊपर सिविल कोर्ट से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। और लेकिन 250 CRPC के अंदर उन्होंने मैजिस्ट्रियल कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप ऐसा काम करते भी हैं कि आप इल्ज़ाम लगाने वाले को, झूठे इल्ज़ाम लगाने को या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वाले को आप जो हैं वो जुर्माना करते भी हैं इन शेप ऑफ द कंपनसेशन, तो आप मैक्सिमम एक मुल्ज़म की हद तक 25,000 रुपये से ज़्यादा जुर्माना नहीं करेंगे। तो जहाँ पे भी जो कोर्ट है वो इस नतीजे पर पहुँचती है, तो इसके बैकग्राउंड के अंदर अब वहाँ पे कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल 250 CRPC के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपको केस इज़ हर्ड और एक्यूज इज एक्विटेड मिलेगा। इट मीन्स के एक्विटल प्राइम कंसिडरेशन हो गई 250 के अंदर प्रोसीड करने की। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एलिगेशंस हैं कि वो फॉल्स हैं या फ्रिवलस हैं या वेक्सेशियस हैं, ये विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस डिटरमिन हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त एलिगेशन लगाएगा, विटनेस बॉक्स के अंदर एंटर होगा मुस्तगीस या कंप्लेनेंट जिसको बोलते हैं या गवाहान, तो उस वक्त ऑब्वियसली एक्यूज्ड उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। जिस वक्त वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो उसके अंदर वो पॉइंट्स लेके आएगा, वो फॉल्सिटी लेके आएगा, वो वेक्सेशियस एलिमेंट्स लेके आएगा, वो मैलिस लेके आएगा ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से कंप्लेनेंट ने उसके खिलाफ वो मुकदमा करवाया। और अल्टीमेटली अगर कोर्ट समझती है कि प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस ठीक नहीं हैं और एक्यूज ने जो ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अपने डिफेंसेस दिए हैं उसके मुताबिक ये साबित हो गया कि मुस्तगीस या गवाहान ने इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज क्यों करवाया, उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है 250 की प्रोसीडिंग करते हुए उनमें नोटिस दे सकती है कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट को नोटिस दे के अगर वो कोर्ट में नहीं है तो उस सूरत के अंदर कोर्ट उसको समन कर सकती है किसी भी नेक्स्ट डेट के लिए कि वो कोर्ट के आगे अपीयर हो, और अपीयर होने के बाद कोर्ट उसको शो काज देगी कि तुम्हारे मुकदमे के अंदर मैंने एक मुल्ज़िम या ज़्यादा मुल्ज़मान को बरी कर दिया और उनको बरी करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारे एलिगेशंस फॉल्स और वेक्सेशियस थे, लिहाजा तुम इस बात का जवाब दो कि क्यों ना तुमसे कंपनसेशन लेकर मुल्ज़मान को दी जाए, और उस सूरत में उसका शोकाज का जवाब लिया जाएगा। और ये जो शोकाज या प्रोसीडिंग है ये सिविल, इसी सेक्शन में ये बात तहरीर है कि ये किसी भी सूरत के अंदर जो है सिविल लिटिगेशन को बार नहीं करेगा। मीन कि जो बंदा एग्रीव्ड हुआ है और इक्विट हुआ है और वो स्टिल समझता है कि ये जो कंपनसेशन मुझे क्रिमिनल कोर्ट अवार्ड कर रही है ये जो है मेरे दुखों का मुदावा नहीं है या मेरे डैमेजेस को ये कवर नहीं करते, तो उस सूरत में स्टिल ये जो एग्रीव्ड होगा उसके लिए सिविल रेमेडी ओपन होगी। और अगर कोर्ट इसके अंदर प्रोसीड कर देती है और उसको कंपनसेट कर देती है तो इवन ये वाला जो ऑर्डर है ये सिविल लिटिगेशन ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर बतौर एविडेंस भी यूज़ होगा, और सिविल कोर्ट इसको कंसीडर भी करेगी कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने इनको फॉल्स और वेक्सेशियस डिक्लेयर किया है और इसको कंपनसेशन डाली है अगेंस्ट दी एक्यूज पर्सनस। इसके अलावा अगर ये जो है पैसे ये अगर वो पे नहीं करता तो उस सूरत के अंदर ये एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी उससे रिकवर होंगे। और जितनी इसी में लिखा है कि जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की आपकी 68 69 जो पीपीसी हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई करेंगी। और जिस वक्त ये नोटिस दे दिया जाएगा उसको जो कंप्लेनेंट है उसको कि तुमने ये फॉल्स एंड वेक्सेशियस
केस दर्ज करवाया या इट हैज़ एंडेड इनटू इक्विटल ऑफ द एक्यूज, तो उस सूरत के अंदर यही सेक्शन 250 की सब क्लास 3 जो है उसको राइट ऑफ अपील दे रही है अगर 50 रुपये से ज़्यादा जुर्माना किया जाता है, अप टू 25,000 रुपीज़। और ये ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कंप्लेनेंट को कन्विक्ट कर दिया गया उसके अंदर। ये कन्विक्शन जो है डैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील, जिसका मतलब है कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो अपील भी कर सकता है। और अगर वो अपील कर देता है, पहली चीज़ ये है कि अगर कोर्ट उसको शोकाज देने के बाद उसका जवाब लेती है और जवाब लेने के बाद कोर्ट समझती है कि जो है इसको ये फ़ाइन इम्पोज करना चाहिए, इसको ये कंपनसेशन इम्पोज करनी चाहिए, तो फिर जो इसकी सब क्लास 4 है वो ये कहती है कि जब तक उसके पास टाइम लिमिटेशन है फॉर प्रेफरिंग अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट जिसमें 250 के तहत प्रोसीड किया, तो फिर वो क्लास कहती है कि तब तक वो पैसे रिकवर नहीं किए जाएंगे जब तक वो टाइम ऑफ अपील जो है वो जो है क्रॉस नहीं कर जाती। या दूसरी सूरत में वो कहते हैं कि अगर उसने अपील कर दी है तो उस सूरत के अंदर तब तक वो उससे रिकवर नहीं किए जाएंगे जब तक अपील जो है वो फाइनली डिसाइड नहीं होती। इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि अगर उसने सिंपल अपील कर दी तो उस सूरत के अंदर ये नहीं कि एपेलेट कोर्ट स्टे करेगी, तो उस सूरत के अंदर ही ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिकली अपील प्रेफर करते ही ये प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद अगर वो सब क्लास 3 के तहत अपील करता है तो जो अपील का फैसला होगा ये फिर उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होगा। ये तो है जहाँ पे मुद्दई झूठा हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड क्या है कि और इक्विटल होती है इस सूरत के अंदर 250 में प्रोसीड होगी। अब दूसरी साइड के अंदर लेजिस्लेचर ने इसको बैलेंस करने के लिए 544 ए CRPC जो है वो भी कानून के अंदर रखी और उसके अंदर कुछ मखसूस केसेस रख दिए। 250 में इक्विटल हो रहा है, लेकिन 544 में लेजिस्लेचर ने कहा कि अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट करती है, अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि कई ऑफेंसेस हैं जो कि हर्ट के अंदर हैं, 337 A1 से ऑनवर्ड्स या F1 से ऊपर या 334 वगैरह, वहाँ पे आपको नज़र आएंगी कई पनिशमेंट्स जो 53 PPC में आपको मिलती हैं और सज़ा हैं जिसके अंदर आपको दियत, अर्श, दमान ये चीज़ें मिलती हैं और वो भी एक्चुअली कंपनसेटरी नेचर हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस है। कंपनसेशन सेंटेंस नहीं होती, लेकिन वो सेंटेंसेस हैं। उसके अंदर जो है एग्रीव जो होता है विक्टिम, लाइक उसकी अगर कोई बॉडी लॉस हुआ है या उसने कोई एग्नी फेस की है या उसको जो है कोई डिसमेंबर कर दिया गया किसी बॉडी ऑर्गन से, तो उस सूरत के अंदर हर जुर्म की अलग अलग सज़ा दी गई है और उसके मुताबिक कानून जो है उसके रिवार्ड के तौर पे अर्श, दमान या दियत जो है वो भी उस मजरूब को या उसके विक्टिम्स को देने का पाबंद करता है, जिसकी क्वांटम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली वो नेबुल बदल तो नहीं है उस ऑर्गन का, लेकिन उसकी फिर भी क्वांटम इतनी ज़रूर है जो कि सेटिस्फैक्ट्री इन नेचर है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। लेकिन सेंटेंस के तौर पे जो अर्श दमान है उसकी कंपनसेशन जो है वो सफिशेंटली सेटिस्फैक्ट्री हैं। लेकिन यहाँ पे 544 ए के अंदर लेजिस्लेचर ये कहता है कि आप सेंटेंस बेशक जो मर्जी पास कर दें, लेकिन अगर आप कुछ केसेस जो कि 544 एक के अंदर ही लिखे हैं, 544 ए के अंदर, जिसके अंदर हर्ट है, इंजरी केसेस हैं, डेथ केसेस हैं, वहाँ पे कोर्ट समझती है कि कोई ऐसी मेंटल एगनी जो है विक्टिम को दी गई या जो है उसको कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ है इस सारी लिटिगेशन की वजह से, तो उसी के अंदर उन्होंने यहाँ पे ऐसे विक्टिम को भी
कंपनसेट करने का कहा और ये भी कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि कोर्ट हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस को खुद एवेलुएट करे और एवेलुएट करके एज अ टोकन ऑफ जेस्चर जो है उस विक्टिम को कंपनसेशन भी दे। फिर इसी सेक्शन के अंदर इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। ना ये फ़ाइन है कि फ़ाइन की रिस्ट्रिक्शन हो, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो और वो समझते हैं कि ये 5 लाख रुपए होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं, इसकी रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है। और फिर उसके अंदर जो है 544A के अंदर ही इसका वही मैकेनिज़्म है कि ये लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पे रिकवर होंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि अगर वो जो है पेमेंट नहीं करता इसकी 544A की, तो उस सूरत के अंदर उसको अल्टरनेट जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 माह दी जा सकती है। लेकिन ये जो 6 माह हैं ये इन एडिशन टू दी एक्चुअल सेंटेंस होंगे और ये उसके अंदर काउंट नहीं होंगे। इसी तरह उसी 544A के अंदर आपको ये भी मिलेगा कि जितनी प्रोविजंस हैं जो हमने अभी गो थ्रू की लैंड रेवेन्यू की या जिस तरह नोटिस दिया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको सब क्लास 4 के अंदर मिलेंगी कि 250 जो है उसकी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 544A पर भी अप्लाई होगा। तो ये आपकी 2 कंपनसेटरी क्लासेस हैं जो कि CRPC के अंदर मौजूद हैं और बोथ ऑपरेट्स एट द टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट ऑफ एनी केस आइदर इन शेप ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन।